स्वस्थ भारत के आज के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इंसान जब से दुनिया में आता है हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है और सुंदर भी दिखना चाहता है। और जब भी हम सुंदरता की बात करते हैं तो हमारी जो मुस्कान है वो बहुत मायने रखती है। और मुस्कान हमारी तभी अच्छी होती है, लोगों को अच्छा लगता है हमारा मुस्कुराना, जब हमारे जो दांत हैं वो बहुत सुंदर हो, हमारे मुंह की जो बनावट है वो बहुत सुंदर हो। लेकिन कई बार जन्मजात या हमारी कुछ आदतों के कारण हमारे जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या उनमें किसी तरह की ऐसी परेशानी हो जाती है जिसके कारण दिक्कत होने लगती है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जानकारी दे दें कि हम अपने दांतों की सुंदरता के लिए, अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांत नहीं है या दांतों में किसी तरह की परेशानी है तो वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो बहुत शुरुआत से ही इसका उपचार होता आया है, लेकिन आज की नई तकनीक, नई पद्धति हमारे सामने है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए, आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिबगतुल्ला, जो कि डायरेक्टर ऑफ एमके एडवांस डेंटल हॉस्पिटल कड्रू रांची में आप सर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को, मुझे भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जब भी हम दांतों की बात करते हैं, दांतों की ऐसे आम समस्याओं की अगर हम बात करें तो बहुत सारी है। हल्का सा दर्द भी बहुत परेशानी दे देता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष रूप से बात करेंगे कि जो हमारे जन्मजात दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फिर इनमें कहीं पर दांत हैं नहीं है, या ब्यूटिफिकेशन कह सकते हैं, तो आज के समय में क्या क्या चेंजेस आया है, कौन सी पद्धति हमारे बीच एक नई आई है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। टेक्निकली तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो नए नए वक्त के साथ नई नई चीजें आती हैं। जैसे पहले था, आज यूज होता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। हाँ। लेकिन लेकिन अब इससे हटकर एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में आ गया जी। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री वो भी एक नई तरीका था, जब आया था, आज भी लोग इसको यूज करते हैं। और एस्थेटिक डेंटिस्ट्री भी नहीं है, ये आज से नहीं चला आ रहा, बहुत पहले से चला आ रहा है। अच्छा। लेकिन दोनों में टर्म का डिफरेंस है। कॉस्मेटिक भी आता है एस्थेटिक यानी खूबसूरती के लिए ही। हाँ। लेकिन ये मिनिमल होता है, कुछ चीजों पे रेस्ट्रिक्शन है कि बस इतना ही तक इसको यूज करना है। और एस्थेटिक में है कि आप जो जा रहे हैं कंप्लीटली एस्थेटिक के लिए, जैसे कि स्माइल डिजाइन हो गया, कॉस्मेटिक में भी स्माइल डिजाइन आता है। लेकिन जहां पे रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, दांत अगर नहीं है या दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये कॉस्मेटिक से हट करके फिर एस्थेटिक में आ जाता है, क्योंकि कॉस्मेटिक है मिनिमल इन्वेसिव। अच्छा। और एस्थेटिक है वो कंप्लीटली वास्ट है, जो कंप्लीट हम एस्थेटिक सुंदर बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें जैसे आपने बताया टेढ़े मेढ़े दांत हो या फिर नवजात शिशु हो या बच्चे हैं जिससे दांत आया ही नहीं हो, हाँ। तो उन सब चीजों में भी एस्थेटिकली बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे कि खुलकर हंस नहीं पाते, क्योंकि या तो दांत नहीं है या फिर दांत उनके एक अलाइनमेंट में नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, बनावट, जिससे वजह से दूसरे को देखकर उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है, जो खुलकर हंस नहीं पाता है, मुस्कुरा नहीं पाता है। तो पहले भी इस पे ट्रीटमेंट होता था, लेकिन ओल्ड ट्रीटमेंट था, मतलब वो कॉस्मेटिक सर्जरी के माध्यम से होता था। हाँ, कॉस्मेटिकली होता था। ये इलाज रूप हम कह सकते हैं। ये इलाज रूप हो गया एस्थेटिक। एस्थेटिक में जैसे पहले करते थे कि निकालने पहनने का क्लिप जो होता था, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, हाँ, तो वहां पे निकालने पहनने का यूज करते थे। जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया, समय आते गया, नया रिसर्च होते चला गया, तो इसमें फिर ब्रेसेस आने लगे। जो आज हम लोग क्लिप देखते हैं बहुत सारे लोगों पे, लड़कों या लड़कियों पे जो टीन एज के होते हैं, बहुत सारे जिनके चेहरे पे क्लिप लगा होता है। तो इसमें भी तरह तरह के हैं। एक तो होता है कि सामने के दांतों में होता है, जो सामने से पता चलता है। एक मेटल को होता है, एक सेरामिक होता है। सेरामिक जो होता है वो दांत कलर होता है, तो उससे पता नहीं चलता है। और एक होता है लिंगुअल साइड, यानी जबान की तरफ, दांत के अंदर अंदरूनी भाग, ये एस्थेटिकल में काउंट होता है। ये सब लोग करते नहीं है, ये कंप्लीटली एस्थेटिक, क्योंकि बाहर से जो दिख रहा है, हम लोग क्लिप लगा रहे हैं तो बाहर से पता चल रहा है कि पूरा ये क्लिप इनका लगा हुआ है, ब्रेसेस लगा हुआ है। लेकिन जब अंदर से अगर लगा हो तो बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये एक एस्थेटिकली में आ जाता है। बिल्कुल। अभी भी हम बहुत लोगों को देखते हैं, बहुत बच्चों को जिनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं या निकले हुए हैं बाहर, तो उनके क्लिप तो दिखाई देते हैं। तो ये जो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं वो अभी हमारे बीच है, कॉमन हो गया है। जी, अभी कॉमन है। लेकिन अगर हम बात करें लिंगुअल ब्रेसेस का, तो ये सब लोग
इसके लिए एक्सपर्ट नहीं होते हैं। अच्छा। इसके लिए पर्टिकुलर ऑर्थोडोंटिस्ट, वो भी लिंगुअल ब्रेसेस में काम किया हुआ हो, क्योंकि जो फोर्सेस लगना है जो हम लोग बाहर से लगाते हैं, इसको लेबियल सरफेस बोलते हैं। जो गाल की तरफ दांत है और जबान की तरफ है, जो गाल की तरफ है उसको लेबियल सरफेस बोलते हैं, जो जबान की तरफ अंदर की तरफ उसको लिंगुअल सरफेस बोलते हैं। और लिंगुअल ब्रेसेस नॉर्मल डॉक्टर या फिर नॉर्मल ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें कितना फोर्स कहाँ पे देना है, कब देना है, बिल्कुल। तो इसलिए इससे भी एक और आया है कि जो ब्रेसेस से कभी कभी क्या होता है, टंग में कट गया या फिर अल्सर आ गए या किसी तरह खाने में या कुछ वैसा हो रहा है, चुभ रहा है, तो अब आया क्लियर अलाइनर। अच्छा। इनविजिबल होता है, हम अगर वो पहन लेंगे, वो भी काम टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ही है। अगर हम वो पहन लेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि इसने कुछ दांत में लगाए हुए हैं। अच्छा। और वो ओवर टाइम पीरियड तक वो चेंज होता है और धीरे 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 जैसे एक नॉर्मल अलाइनमेंट में दांत होता है वो नॉर्मल अलाइनमेंट, लेकिन इसके कॉस्ट में थोड़ा इफेक्टिव ज्यादा होता है। मैं पूछने वाली थी कि जैसे कॉस्मेटिक से अगर हम एस्थेटिक की बात कर रहे हैं, फिर और भी उससे एडवांस टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो खर्च में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे नॉर्मल हम लोग निकालने पहनने के लगाते थे तो 4,000 5,000 में होता है। अगर हम लोग ब्रेसेस की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कौन सा ब्रेसेस लगा रहे हैं, 20,000 से 40,000 तक है। अच्छा। और अगर अलाइनर में आ जाते हैं तो फिर ये लिंगुअल में भी सेम आता है। अच्छा। लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। और अगर अलाइनर में आ जाते हैं तो इसका कॉस्ट थोड़ा डबल हो जाता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली चेंज होता चला जाएगा। लेकिन पीरियड तक वो रहेगा, फिर वो चेंज होगा, फिर मेजरमेंट होगा, स्कैन होगा, फिर वो जाएगा लैब से, फिर वो बनकर आएगा। यानी ये आपका समझ लीजिए कि 15 to 20 टाइम्स जो अलाइनर्स होंगे, क्लियर जो अलाइनर्स बने रहते वो चेंज होंगे हर विजिट में, या 2 महीने 3 महीने और तो टाइम, होगा। अगर हम समय की बात करें, खर्च तो थोड़ा है ज्यादा, लेकिन अगर हम बेस्ट की ओर जाते हैं तो थोड़ा तो खर्च बढ़ता ही है। लेकिन इसमें यह है कि दिखाई नहीं देता है और परेशानी भी कम होती है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जैसे कि नॉर्मल जो लगाते हैं हम लोग क्लिप, और जैसे अगर एस्थेटिक की बात कर रहे हैं या फिर दूसरे पद्धति की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड में भी कुछ अंतर आता है? जी, टाइम पीरियड में भी चेंजेस है। इसमें टाइम पीरियड में क्या चेंजेस है, जैसे आज हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं जो गाल की तरफ रहता है, जिसको हम लोग लेबियल बोलते हैं, जो मेटल ब्रेसेस, आज भी वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन जो चाहते हैं कि मुझे दिखना नहीं है, दिखाना नहीं है कि मैंने ये लगाया है, तो वहां पे क्लियर अलाइनर या फिर लिंगुअल ब्रेसेस, तो इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्लो है। इसमें बहुत ही मिनिमल फोर्स दिया जाता है। और हम लोग ब्रैकेट जो है, मेटल का ब्रैकेट जो होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी है वो। इसमें हम अपने हिसाब से फोर्सेस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। जितना फोर्स डालना है, कब देना है, कैसे देना है, तो इसमें टाइम लिमिट कम होता है। और अगर हम लोग अलाइनर में जाते हैं तो टाइम लिमिट थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, उस पर ज्यादा होता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने अपने चॉइस पर है कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट लें। लेकिन ये बहुत अच्छी ये जो ट्रीटमेंट है आधुनिक नई आई है, जो बहुत एडवांस रूप में दांतों को बिल्कुल सही करते हैं। दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना कई बार तो जन्मजात भी होता है, कई बार अपनी आदतों से भी हो जाता है। तो इसमें आप क्या सलाह देते हैं, कब तुरंत हमें सतर्क होना चाहिए कि आगे चलकर ये परेशानी उत्पन्न कर सकता है? आप पेरेंट्स को या बच्चों को या लोगों को क्या बताना चाहेंगे, कब तुरंत जाना चाहिए? जैसे दांतों को टेढ़ा मेढ़ा होना, ये तो जब अगर बच्चा नवजात इस धरती पे आए, जिस दुनिया में आए, तो उस वक्त तो पता नहीं चलता। जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे पता चला। जैसे दूध के दांत जो होते हैं, मिल्क डेसिडोस टीथ होते हैं, वो 6 मंथ में शुरू होता है निकलना। 6 मंथ में सामने के नीचे के दांत आते हैं, फिर ऊपर के दांत 7 मंथ में आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर दांत में स्पेसेस हैं, 2 दांत के बीच में गैप है, तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई भी आगे चलकर क्रॉडिंग नहीं होगी। अगर बच्चे के अंदर थंब सकिंग, नेल बाइट, अगर ये सब आदतें नहीं है तो नॉर्मल। अगर थंब सकिंग करेंगे तो क्या होगा, थंब सकिंग लेंगे तो वो ऊपर के दांत थोड़ा सामने की तरफ आ जाएंगे, तो बाद में जो उनका जो अंदर का जो दांत है, परमानेंट टूथ है, तो उसी के माध्यम से निकलते हैं। जो डेसिडुअस दूध के दांत हैं, तो उसी के माध्यम से, जैसे ये दूध के दांत है, इसी के रूट के ऊपर उनका फॉर्मेशन होता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिजॉर्व होगा रूट, वो वैसे वैसे आएगा। अगर थंब सकिंग है तो वो पैलेट भी उसका नैरो होगा और ऊपर के दांत बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को
बच्चों को तो पता नहीं है क्या होगा, लेकिन उनके माता पिता को, जो अभिभावक है, मैं उनसे आग्रह करता हूं, उनको सलाह देना चाहता हूं, अगर बच्चे के अंदर ये चीजें हैं, थंब सकिंग का, नेल बाइटिंग का या फिर किसी और चीज का जो शक करने की आदत है, तो उनको तुरंत छुड़ाना है, इससे परहेज करना है। और अगर बच्चों में जब वो उनका दांत निकल रहा, उस पीरियड में दांत में गैप नहीं है, दांत आगे पीछे उसी वक्त आ रहे हैं, तो डॉक्टर से इमीडिएटली, डेंटिस्ट है जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनसे इमीडिएटली मिलना है, मिलकर परामर्श लेना है। इसमें क्लिप लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती अगर प्रॉपर टाइम पे पहुंचे। जैसे अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उस जगह पे हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे सीरियल एक्सट्रैक्शन क्या है, अगर किसी के दांत बाहर है, क्राउडिंग स्पेस जितना रहना चाहिए दांतों के लिए उतना स्पेस नहीं है, तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सीरियल एक्सट्रैक्शन करने से क्या होगा कि वो स्पेस मिलेगा तो क्राउडिंग नहीं रहेगा, तो वो टाइम रहते हुए अपने दांत अपने जगह पे आ जाएंगे। अच्छा। और अगर थोड़ा बड़ा नहीं आ पाया, कुछ रह गया, तो उससे फिर क्लिप ट्रीटमेंट के थ्रू किया जा सकता है। इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है क्या कई बार? हाँ, सर्जरी किया जाता है, लेकिन नवजात या फिर टीन एजर को नहीं, कम से कम 13-14 जो ग्रोथ पीरियड है, जैसे दूध के दांत और परमानेंट दांत दोनों एक साथ जो रहते हैं उसको मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड बोलते हैं। मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड जो है 12 to 13 ईयर्स है। अच्छा। जब तक पूरा परमानेंट दांत मुंह में नहीं आ जाए तब तक कोई सर्जरी नहीं किया जाता है। जैसा कि सर्जरी के बाद किया तो नॉर्मल दांतों में, नॉर्मल आगे पीछे दांतों में सर्जरी नहीं किया जाता। सर्जरी वहां पे किया जाता है जहां पे जैसे ये जॉ है, ऊपर का जॉ, लोअर जॉ, ये दोनों आगे पीछे हो। अच्छा। दांत के साथ साथ जॉ फॉरवर्ड बनावट में ही अगर, या फिर बैकवर्ड इनवर्ड घुसा हुआ हो, या फिर एक्सेस लंबाई ज्यादा हो ऊपर वाले दांत का, अच्छा। तो उसमें ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी होता है। उसमें क्लिप भी लगाया जाएगा, क्लिप के साथ साथ ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी किया जाएगा। तब ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी में हम लोग दांत को थोड़ा बाहर भी ला सकते हैं। जिनका ऊपर के दांत बहुत सारे को देखते होंगे कि ऊपर के दांत बहुत अंदर है और बाहर, नीचे के दांत बाहर है, तो उसमें सर्जरी किया जाता है ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी। जैसे कि लीफोर्ड सर्जरी हुआ, BSSO होता है नीचे वाले के लिए, तो इसमें बाहर की तरफ कर सकते हैं, हल्का अंदर कर सकते हैं। अगर किन्हीं का एक्सेस बहुत ज्यादा गमी स्माइल है और वो गमी स्माइल दिखना नहीं चाहते हैं, तो उसको सर्जरी करके ऊपर किया जा सकता है। और किन्हीं का अगर ऊपर है तो उनको सर्जरी करके नीचे किया जा सकता है। तो ये सर्जरी जब होता है, जब टूथ अलाइनमेंट में आ जाता है, क्राउडिंग के साथ साथ अगर किसी तरह था तो वो टूथ अलाइनमेंट में आ गया, उसके बाद सर्जरी किया जाता है। और ये सर्जरी को ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी बोलते हैं। तो ये भी सारे जो है वो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में ही आते हैं? ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री ही है। अच्छा। क्योंकि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री खूबसूरती के लिए किया जाता है। और अगर हमारे जॉ फॉरवर्ड है या फिर बैकवर्ड है या फिर लेंथ ज्यादा है, जो फेस का जो, जैसे ये होता है, हम लोग इसको 3 डिवाइड करते हैं, लोअर थर्ड, मिडिल थर्ड, अपर थर्ड। अगर ये लंबाई ज्यादा है तो इसमें फिर ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी किया जाता है। और कभी कभी बहुत सारे को देखते हो कि ये दांतें तो ठीक है, अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों ठीक है, लेकिन चिन का पार्ट कभी बाहर होता है, किसी का अंदर होता है। अगर बाहर है तो उसका भी चिन का सर्जरी किया जाता है। उसको सर्जरी करके अंदर काट करके अंदर से, बाहर से कोई भी सर्जरी नहीं होगा। जो भी एस्थेटिक्स है, जो भी है, सब मुंह के अंदर होगा। चेंजेस जो भी होंगे अंदर होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि इनका सर्जरी किया गया। हाँ, जो लोग पहले देखे होंगे उन्हीं को पता चल सकता है कि इनका चेहरे में इतना सुधार कैसे आया, चेंजेस कैसे आया। लेकिन बाहर चेहरे पर किसी तरह का मार्क नहीं, किसी तरह कोई निशान नहीं होगा। जैसे चिन बाहर है तो उसको सर्जरी करके हम लोग चिन को सिर्फ अंदर कर सकते हैं, और अगर अंदर है तो उसको चिन को बाहर किया जा सकता है। जी, मतलब टोटल ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन की बात नहीं है डॉक्टर साहब। कई बार इस तरह की बनावट होने से बोलने में या फिर चबाने में, खाने में, स्माइल करने में भी दिक्कतें आती है। तो ये भी सारे जो समस्याएं हैं उनसे भी निजात मिलता है इस एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के माध्यम से। तो ये जो उबड़ खाबड़ दांत की तो आपने बात की, बहुत सारी बातें बताई, बिल्कुल ये सही हो सकता है, सही समय पर जाना है। और अगर लेट भी हो गया है तो अब तो जा सकते हैं। तो कहाँ पे ये ट्रीटमेंट मिलता है सर, एक तो आप बताएंगे? ये ट्रीटमेंट जनरली जो करते हैं, जो क्लिप ट्रीटमेंट है, ये जनरली पूरे डेंटिस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए स्पेशली जैसे हम लोग आज BDS करते हैं, नॉर्मल बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, उसके बाद फिर MDS होता है, मास्टर ऑफ डेंटल साइंस। इसमें ब्रांचेस हैं। जो उबड़ कबड़ दांते का है, जो आगे पीछे दांते हैं, क्लिप लगाने वाले जो डिपार्टमेंट है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। अच्छा। तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे हैं जो डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं, वो लोग भी करते हैं। और जहां मैं बताया सर्जरी के बाद
हाँ। जो जॉ को आगे मूवमेंट उसका आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं। ये जो है ये ऑर्थोडोंटिक का काम नहीं है, ये काम मैक्सिलोफेशियल सर्जन का है, क्योंकि ये सर्जरी से रिलेटेड आ गया। तो आपके यहाँ सर जो MK डेंटल हॉस्पिटल है वहां पर तो ये सारी फैसिलिटीज सारी फैसिलिटीज हैं। मैं खुद का मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, मैं खुद ये सर्जरी करता हूँ, ऑर्थोगोनेटिक सर्जरी, यानी सर्जरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं सारे अपने क्लिनिक में या फिर अपने हॉस्पिटल में सब कुछ करता हूँ। जैसे ऑर्थोगोनेटिक बहुत सारे पेशेंट का ये होता है कि कभी आप देखे होंगे कि पेशेंट या नॉर्मल आदमी आया तो उनका कभी कभी जन्मजात ही लिप कटा होता है, अपर लिप कटा होता है, किसी का लोअर लिप कटा होता है, नेजल वॉल आती है, नेजल भी कटा होता है, कभी कभी अंदर का जो तालू है वो भी कटा होता है। ये भी एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में आता है। अच्छा। लेकिन ये कौन करता है? मैक्सिलोफेशियल सर्जन, इसके लिए सर्टिफाइड है। और उसके लिए फिर एक है स्माइल ट्रेन जो क्लिफ के लिए स्पेशली होता है, इसमें फेलोशिप भी होता है। लेकिन मैक्सिलोफेशियल इसके लिए सफिशिएंट है, वो कर सकता है। तो आपके यहाँ ये सारी सुविधाएं हैं? ये सारी सुविधाएं हैं। बहुत अच्छी बात ये है। भी एस्थेटिक डेंटिस्ट। इसके साथ साथ जैसे लिप का हम लोग सर्जरी किए वो क्लोज किए, नेजल है वो क्लोज किए। कभी कभी बहुत सारे बच्चों को देखोगे जो बड़े होकर के भी उनका सर्जरी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। तो ये समझिए कि एजुकेशन का ना होना या फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना, जो अनजान थे इस बारे में किसका भी ट्रीटमेंट होता है, वही है। जी जी। लेकिन अभी भी इसका जो एक्चुअली ट्रीटमेंट का है नवजात में ही किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्कार मार्किंग है जो हम लोग सर्जरी करेंगे, क्योंकि ये जो सर्जरी होगा बाहर से होगा, कटे हुए का, ये वाला तो इसका जो हम लोग सूचक देते हैं तो कभी कभी दाग होता है, तो इसमें 2-3 स्टेप में सर्जरी होता है। अगर हम छोटे बच्चे नवजात से ही करना शुरू करेंगे तो ये सारे सूचक के दाग जो हम मार्किंग करेंगे, कट करेंगे, वो भी नहीं दिखेगा। धीरे धीरे वो समय के साथ कम होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन हम निकाले, और अब तो मतलब इस समस्या का जो है वो निजात है, और आप जैसे डॉक्टर्स हैं जो इसको मतलब ठीक कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग आगे आए और ऐसी समस्याएं अगर बच्चों में है तो वो जल्द से जल्द उसको ठीक कराएं। इतनी अच्छी सर्जरी है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट हमारे बीच आ गया है। आज हमारे बीच ट्रीटमेंट है, लेकिन लोगों के बीच ये चीज नहीं है कि किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सर कि आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि अब ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री है हमारे बीच में, जिसके माध्यम से बहुत सारी जो समस्याएं हैं मुंह की, दांतों की, वो ठीक हो सकती है। जहां तक सर्जरी की बात आते हैं तो लोग समझते चीरफाड़ होगी, और जहां चेहरे पे सर्जरी होने का मतलब कि बाहर से दाग हो जाएगा तो लोग पीछे चले जाते हैं। तो इसमें जो चेहरे की जो सर्जरी है, जो भी एस्थेटिक सर्जरी, इसका नाम ही एस्थेटिक जो भी है, ब्यूटिफिकेशन जो है, इसमें कोई मार्क बाहर से कोई भी सर्जरी नहीं होगी। जो भी सर्जरी किया जाएगा सब मुंह के अंदर से, इसके माध्यम से सुंदरता ही बढ़ने वाली है, किसी तरह से भी कोई रूप रंग खराब नहीं होने वाला है, और जो भी समस्या है वो भी ठीक होने वाली है। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत है इसके माध्यम से, जो कई बार दांत नहीं होते हैं या फिर दांत को निकालना पड़ जाता है और फिर उसमें दांत नहीं लग पाते हैं, एनी हाउ किसी भी कारण से वहां पे मिसिंग है वो दांत, तो इसका भी इलाज होता है क्या? हाँ, इसमें 2 तरह के, जैसे अभी हम लोग पहले बात किए थे कॉस्मेटिक और एस्थेटिक। हाँ। कॉस्मेटिक में भी इसका इलाज है, एस्थेटिक में भी इलाज है। कॉस्मेटिक में जैसे हम लोग आज के जमाने में है तो उसमें जैसे दांत लगाने का एक तो है रिमूवल, हम लोग लगाते हैं RPT, रिमूवर पार्शियल डेंचर, खुद से आप निकाल सकते हैं, खुद से पहन सकते हैं। अच्छा। ये ना ही कॉस्मेटिक है ना ही एस्थेटिक है, ये नॉर्मल निजी है, समझ लिए, जिनके पास नहीं है या फिर जो हैबिचुअल हो गए हैं निकालने पहनने के दांत का, तो उसको लगाते हैं, वो कर सकते हैं। अब कॉस्मेटिक में है जैसे कहीं पे भी दांत अगर लगाना है, सामने का हो या अंदर की दांत हो, तो कॉस्मेटिक में आता है उसको FPD, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। अच्छा। कॉस्मेटिक में सबसे पहले फिक्स्ड पार्शियल डेंचर लगता कैसे है, उसके लिए ईदर साइड ऑफ, जैसे सपोज ये हम लोगों की दांत है तो ये दांत मिसिंग है, तो इस मिसिंग दांत के ईदर साइड ऑफ मिसिंग टूथ वो दांत अवेलेबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए दोनों तरफ। क्योंकि जब दांत लगाया जाता है कॉस्मेटिक में, अगर हम लोग आते हैं तो इस दांत को काटकर छोटा किया जाता है, इस दांत को काटकर छोटा किया, ये दोनों दांत के सहारे इसमें लगाया जाता है, ब्रिज जिसको बोलते हैं। ये हो गया कॉस्मेटिक। तो इसमें बेनिफिट भी है और घाटा भी है। घाटा इसमें यह है कि इसमें हम लोग एक दांत लगाने की वजह से 2 दांत को डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दांत डैमेज हुआ, अगर इस दांत में जिससे हम लोग सहारा लिए इस दांत में कुछ हुआ तो इसको भी कुछ आगे करके ट्रीटमेंट करना या फिर निकालना या फिर RCT करना, ये किया जा सकता है। और एस्थेटिक में क्या है कि हम इस दांत को कुछ भी नहीं करेंगे,
ये जो मिसिंग टूथ है सिर्फ इसी सिर्फ पे उसी करेंगे। पर ट्रीटमेंट होगा। इसके लिए बोन का अवेलेबल, बोन का क्वालिटी देखना है, बोन कैसा है, बोन का क्वालिटी कैसा है। अगर बोन कम है तो हम लोग दूसरे जगह से बोन लेकर वहां पे ग्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद इम्प्लांट डालेंगे। इम्प्लांट क्या है? हाँ हाँ इम्प्लांट एक तरह का, अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो एक तरह का स्क्रू है, और वो बना किस चीज का होता है? टाइटेनियम का। और टाइटेनियम में जो बना होता है इसमें भी ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जो ग्रेड 4 टाइटेनियम होता है सबसे बेस्ट होता है, जो बॉडी को हानिकारक भी नहीं होता है और बॉडी एक्सेप्टेबल होता है जी। तो आज जो इम्प्लांट में यूज होता है जनरली टाइप 3 एंड टाइप 4 टाइटेनियम यूज होता है। जो इम्प्लांट डॉक्टर डाल रहा है उसको पता होता है, क्योंकि उस डब्बे पे लिखा होता है कौन से ग्रेड का आप टाइटेनियम यूज कर रहे हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ GMI का इम्प्लांट। अच्छा। ये स्पेनिश है, ये इंडिया में भी अब शुरू हुआ, पहले बनता नहीं था। इंडिया में भी इसका एस्टेब्लिश हो गया है। चाइना से भी आता है, हो रहा है। हाँ, चाइना से आता है। ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं इजरायली यूज करते हैं, टर्किश यूज करते हैं। जी, जी, जी। सबका अलग अलग रेट है, अलग अलग क्वालिटी है। क्वालिटी सिर्फ टाइटेनियम का ग्रेड का क्वालिटी है, जो स्क्रू है हाँ। उसका। तो जैसे मैं जो बताया कि मैं स्पेनिश यूज करता हूँ, GMI यूज करता हूँ, तो वो उसका ग्रेड 4 है। तो ये सबसे बेस्ट टाइटेनियम होता है। और ये टाइटेनियम जो है इसको अगर हम बॉडी के साथ डालेंगे तो ये बोन इसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा। फेलियर रेट इम्प्लांट में बहुत कम है, नहीं के बराबर। अगर हम फेलियर रेट लेके चलते हैं तो 0.2-0.3% है। अच्छा। तो इस हिसाब से बाहर की चीज अगर हम बॉडी में डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट फेलियर रेट अगर पॉइंट में जा रहा है तो इसका मतलब मिनिमल है। मतलब ये किसी इसको का, जैसे accept आपने है। शुरू में कहा कि अगर किसी के हड्डी जो है वो मजबूत नहीं है, कैल्शियम की कमी है, या तो वैसे में भी ये इम्प्लांट हो जाता है एस्थेटिक के जरिए। जैसे मजबूती हम लोग अपने आंखों से या नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हाँ। इसके लिए एक स्कैन होता है, CBCT, कोन बीन कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो ये इसमें बोन का क्वालिटी, बोन का डेंसिटी, अवेलेबल बोन दिखाता है। अगर बोन का क्वालिटी जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, D1, D2, D3, D4। जैसे D1, D2 जो बोन होते हैं नीचे के जबड़े में होता है, D3, D4 जो बोन होते हैं ऊपर के जबड़े में। इसके बाद का अगर क्वालिटी है तो उसमें इम्प्लांट, क्योंकि वो बोन एकदम सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्या होगा कि अगर उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ा तो वो इम्प्लांट निकल जाएगा। तो मोस्टली हम लोग जो इम्प्लांट डालते हैं D3, D4 तक चले जाते हैं। तो ये क्वालिटी इम्प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का इम्प्लांट डाले, किस ग्रेड का इम्प्लांट डाले। अगर सपोज हम लोग ये स्कैन लिए, स्कैन में बोन का क्वालिटी सब कुछ ठीक है, लेकिन बोन का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो कम है। हाँ। अब जैसे साइजेस इसमें आते हैं कि ये साइज का, इसका विड्थ ये होना चाहिए, लेंथ ये होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर विड्थ में कमी है, लेंथ में कमी है, तब मुश्किल तो है। वहां पे मुश्किल नहीं है। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर तो वहां भी मुश्किल अच्छा, नहीं है। अच्छा। यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी के दूसरे जगह से बोन लेकर के वहां ग्राफ्ट किया जाता है। अच्छा। जैसे हम लोग थाई से भी लेके कर सकते हैं, या तो फिर सामने के बोन, यहाँ से ये बोन लेकर के जहां से हम मुझे इम्प्लांट डालना है वहां पे डाल सकते हैं। हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, विथ इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो जॉ हम लोग का है ये पोर्शन, इसको हम लोग रैमस ऑफ द मैंडिबल बोलते हैं। ये रैमस ऑफ द मैंडिबल, वहां से भी बोन हम लोग लेकर के जहां पे इम्प्लांट करना है, जो बोन इनसफिशियंट है, जितना रहना चाहिए उतना नहीं है, तो वहां पे ग्राफ्ट करके उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जब वो एक दूसरे के साथ मिल जाएगा तो उसके बाद इम्प्लांट कर सकते हैं। मतलब तो ये ये चीज प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन सोल्यूशन है। सॉल्यूशन है। ये सब चीजें हैं एक्सपर्ट के लिए। अब नॉर्मल डेंटिस्ट ये चीज नहीं करते, ये जो एक्सपर्ट इसके लिए हैं वही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे FPD पे कि FPD से ये नुकसान होता है। इम्प्लांट में अगर हम इम्प्लांट डालते हैं, सफिशिएंट बोन है, बोन क्वालिटी ठीक है, इम्प्लांट डाल दिए, तो इसमें क्या हो, इधर साइड ऑफ द टूथ जो हम नुकसान कर रहे थे इसमें कोई नुकसान नहीं है। जी। एक तो एस्थेटिकली जो आपका जो नेचुरल है वो तो एस्थेटिकली आपका सेम है। जो हमने लगाया, अब उसके अगल बगल दांत का जो शेप, उसी शेप से फिर हम वो उसको लगाए तो वो बराबर हो गया। तो ये एस्थेटिक में ये डिफरेंस और कॉस्मेटिक में वो डिफरेंस। कॉस्मेटिक करने के लिए हमको एक दूसरे को रिड्यूस करना है, एस्थेटिक में खर्च तो है थोड़ा, लेकिन
नेचुरल के लुक पूरा है, हाँ। खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बिल्कुल खाने में और बोलने में भी दिक्कत होती है उसका भी पूरा सॉल्यूशन हाँ, इसके solution माध्यम है, से इसमें निकल कुछ जाता है ही है। नहीं है उसमें। जी जी जी। तो ये तो बहुत बहुत ही अच्छा टेक्निक हमारे बीच आ गया है और बहुत आराम से आसानी से। थोड़ा खर्च ज्यादा है लेकिन हमें लगता है कि जो इस पर ध्यान देते हैं वो इसको जरूर अपनाएंगे। कई बार दांतों में मुंह के अंदर बदबू आती है सर, तो इसकी भी समस्या क्या, या पायरिया के नाम से हम लोग जानते हैं, कुछ गम्स के लिए भी ट्रीटमेंट है क्या इसमें? इसमें गम्स के लिए एस्थेटिक में भी है और कॉस्मेटिक में भी है। हाँ। कॉस्मेटिक में अगर हम लोग जाते हैं तो टूथ व्हाइटनिंग में आता है, टूथ क्लीनिंग में आता है जिसको स्केलिंग बोलते हैं। और अगर एस्थेटिक में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे कभी कभी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको पायरिया बहुत दिनों से है, ध्यान नहीं दिए, उनके मसूड़े पूरे सूज जाते हैं, हाँ। फूल जाते हैं, एडवांस पेरोडोंटाइटिस हो गया। तो इन केसेस में क्या होता है कि स्केलिंग तो करना है लेकिन सब जिंजाइवल स्केलिंग करता है, मसूड़े के अंदर जाकर करना, जो गंदगी अंदर है उसको पूरा निकाल के करना है। अगर वो करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है एस्थेटिक डेंटिस्ट में ये भी देखने को मिला है, किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी मतलब खुद से चक्कर आया, गिर गया, हाँ। जैसे अपने भाषा में उसको मिर्गी बोलते जी हैं। जी जी। तो अगर वो चीजें हैं तो उसके लिए एक दवा चलती है, तो वो दवा लेने से उसका साइड इफेक्ट है जिंजावा गम्स का इनलार्ज हो जाना है। तो बहुत सारे पेशेंट को वो ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे उस इनलार्ज जिंजावा को उसको कम किया जाता है। दो तरह से किया जा सकता है, एक तो होता है जिंजावेक्टोमी होता है, एक जिंजावोप्लास्टी होता है। जिंजावेक्टोमी में होता है कि जो एक्सेस जिंजावा है उसको काट करके हटा दिया जाता है। जिंजावोटोमी में है जो हल्का फुल्का है उसको कंटूरिंग दिया जाता है, जो गम्स का साइज है, जो शेप है उसको कंटूरिंग दिया जाता है। इसमें भी दो तरह के तरीके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एस्थेटिक का बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें मिनिमल सर्जरी में जाएंगे कि सर्जरी ना करना पड़े। जैसे इसको ब्लेड से भी कर सकते हैं, ब्लेड से करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ब्लीडिंग आएगा और कुछ दिनों के लिए पैक डालें। और अगर एस्थेटिकली में हम लोग जाते हैं तो वो फिर लेजर में आ जाते हैं, डायरेक्ट लेजर, सॉफ्ट टिश्यू लेजर जो होता है। इसमें ना ही पेशेंट को पेन होगा, ना ही मेडिसिन ज्यादा चला गया, ना ही किसी तरह का ब्लड आएगा, और जो शेप चाहेंगे जैसा चाहेंगे उससे हम कंटूरिंग पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि ये जो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री हमारे बीच आई है, ये जो नया टेक्निक आया है, इसके माध्यम से बहुत तरह की जो परेशानियां हैं, जो पहले थोड़ा समय लेते थे या फिर नहीं होता था उसका समाधान, वो अब सही होने लगे हैं। तो हमें उम्मीद है कि लोग इसे अपनाएंगे। सर आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत ही मूल्यवान जानकारियां आपके माध्यम से मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।